प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु के समय नगर राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु के दो सिद्धांतों का सहारा लेकर के किया, एक परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य की श्रेष्ठता इस पर निर्भर थी कि राज शक्ति या राज्य की प्रभुत्व शक्ति कितने लोगों में निहित है, एक व्यक्ति में, एक श्रेणी में अथवा सर्वसाधारण जनता में। गुणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की श्रेष्ठता की कसौटी थी राज्य का उद्देश्य, अर्थात जिन लोगों के पास प्रभु सत्ता है वे उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं या सब लोगों के हित के लिए। अपनी इस दोहरी कसौटी के ऊपर राज्यों को कसते हुए अरस्तु ने लिखा था कि राज्य एक तंत्र उस समय होता है जब सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है और वह व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के लिए करता है। वह राज्य जिसका शासन एक व्यक्ति से अधिक परंतु थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है तो उसे कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र कहते हैं। जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में निहित होती है और वह उसके कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है, जब उस शासन प्रणाली को लोक राज्य या पॉलिटिक कहते हैं। ये राज्य अथवा शासन के सहज स्वाभाविक रूप हैं। यदि शासक चाहे वह एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्ति हों या सब नागरिक हों, अपनी सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के हित के लिए न करके अपने व्यक्ति स्वार्थों की पूर्ति के लिए करें, तो इसमें से प्रत्येक राज्य एक विकृत रूप धारण कर लेता है। अरस्तु के अनुसार एक तंत्र का विकृत रूप अत्याचारी शासन, कुलीन तंत्र का विकृत रूप गुटतंत्र या अल्पतंत्र और लोक राज्य का विकृत रूप प्रजातंत्र है। चलो, ये बात तो रही अपनी शासनों और राज्यों के वर्गीकरण की, लेकिन मैं ये कहूँ कि अरस्तु ने राज्य के बारे में, राज्य का किस प्रकार से अवतरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, क्या कहा। अरस्तु यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और नैतिक कार्य हैं तथा वह अपनी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। प्लेटो ने भी राज्य को स्वाभाविक संस्था माना है। तो राज्य के प्रादुर्भाव की बात जो कही अरस्तु ने, उसने कहा कि स्त्री और पुरुष के मेल से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से ग्राम का और ग्राम से समाज का और समाज से नगर अथवा राज्य का जन्म होता है। ये अरस्तु का मानना था। अरस्तु सने सने विकास के माध्यम से राज्य का प्रादुर्भाव मानता है। अरस्तु ने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी यह मानना था कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु एक प्राकृतिक समुदाय है। अरस्तु के शब्दों में यदि हम कहना चाहेंगे तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह या तो पशु है अथवा देवता है। अर्थात राज्य सबके लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक संस्था है। आत्मनिर्भरता प्लेटो और अरस्तु के अनुसार केवल राज्य में ही प्राप्त हो सकती है। राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में है। राज्य मनुष्य से पहले है। अरस्तु इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बताता है कि राज्य एक बड़ी व्यापक वस्तु है, व्यक्ति इसका एक अंग मात्र है, अतः व्यापकता की उत्पत्ति पहले से ही होती है। राज्य के अंतिम तथा पूर्ण संस्था है। अरस्तु नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। राज्य का स्वरूप जैविक है। हीगल और उसके अनुयायियों की भांति वह राज्य को अति प्राणी सुपर बीइंग भी स्वीकार नहीं करता। अरस्तु व्यक्ति को राज्य के पूर्णतः अधीन नहीं मानता। व्यक्ति से राज्य को ऊपर मानते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कल्पना ही संभव नहीं है, क्योंकि राज्य में ही व्यक्ति मानव अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अरस्तु राज्य को केवल व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। उसके अनुसार राज्य का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं होता,
उसका उद्देश्य केवल नागरिकों का सुखवर्धन एवं नैतिक विकास करना है। इस तरह राज्य के स्वरूप को जैविक बताते हुए अरस्तु अराजकतावादी व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद दोनों के दोषों से मुक्त हो जाता है। अरस्तु का राज्य आत्मनिर्भर इकाई है। अरस्तु ने राज्य में विभिन्नता में एकता का समर्थन किया है। अरस्तु के राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु के राज्य की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इस प्रकार से उल्लेखित कर सकते हैं। नंबर 1, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। नंबर 2, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। नंबर 3, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नंबर 4, राज्य का स्वरूप ऑर्गेनिक है, जैविक है। नंबर 5, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, सेल्फ सफिशिएंट। नंबर 6, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन होते हैं। नंबर 7, राज्य विविधता में एकता लिए हुए है। द स्टेट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राज्य एक क्रमिक विकास है, अर्थात राज्य का विकास सने सने हुआ है, व्यक्ति से हुआ है, परिवार से हुआ है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। संविधान राज्य की पहचान है। संविधान राज्य के आधार पर बनता है और राज्य और शासन में भी उसने भेद किया है। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार ये विचार अरस्तु ने राज्य के संबंध में प्रस्तुत किए हैं। अतः व्यक्ति, मानव राज्य के अधीन रह कर के ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य सर्वोपरि संस्था है। राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या राज्य को नहीं मानने वाला व्यक्ति या तो निरा पशु है या निरा देवता है, ऐसा मानना है अरस्तु का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।